चलें जी, आई थिंक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर उस्मान आ जाएंगे बाद में क्लास में। अच्छा, आप तीनों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें। ओके, ठीक हो गया। चलें जी, वी आर बिगिनिंग द फर्स्ट डे ऑफ आवर क्रैश कोर्स। ठीक है, एंड द मोस्ट अवेटेड डे। हमारा सिलेबस तो ख़त्म हो चुका है। अब क्रैश कोर्स में ये है कि हमने सारी चीज़ें एक दफ़ा रिवाइज करनी है। ठीक है, अब आज की क्लास में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की क्लास एक ऐसे चैप्टर से जो हमने पहले नहीं देखा। छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसका नाम है बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स की बात है और कुछ थ्योरेटिकल बात है। कुछ भी कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है, सब समझने वाली चीज़ें। ठीक है, कुछ भी याद करने वाला नहीं है, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है, सब समझने वाली चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, तो पहले एक नज़र हम इसको देखेंगे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इसका जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल शुरू में होनी चाहिए थी, बट आई डोंट नो इन्होंने चैप्टर 5 क्यों डाले। तो सबसे पहले हम जो है फ्रेमवर्क से ही शुरू करते हैं, फिर हम डबल एंट्री पे आते हैं, फिर टी अकाउंट्स पे आते हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या चीज़ होती हैं, पढ़ लेते हैं। आर कन्वेंशंस और एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच अप्लाई जनरली टू ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब देखें, प्रिंसिपल का नॉर्मल मतलब यही है कि एक रूलिंग जो हर चीज़ पे लगाई जाती है, राइट। तो यहाँ पे भी इसका ऐसे ही मतलब है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो चीज़ होते हैं जो डबल एंट्री के रूल्स लगाए जाते हैं उस पर। जैसे हमारे आईएएस हैं, आईएफआरएस हैं, ठीक है, उन्होंने सेट आउट कर दिया। लेकिन एक अलग से भी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि अभी हम नीचे देखने जा रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन। These principles can be developed by accountants over time. The principle can be used to determine which asset or liability are recorded on statement of financial position, कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी। ठीक है, how assets and liabilities are valued, what income and expenditure is recorded। ठीक है, तो इन सब के जो आंसर्स हैं ना, वो नीचे हम प्रिंसिपल्स पढ़ने जा रहे हैं। ये बेसिकली सवाल हैं तीन चार। ठीक है, कि ये कैसे कैसे होने चाहिए, तो इनके आंसर्स हम नीचे देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, सबसे पहला, उसका नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को कुछ चैप्टर के अंदर समझा चुका हूँ, राइट। आई थिंक शायद फर्स्ट या सेकंड डे पे भी आपको समझाया था। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो ओनर्स होते हैं वो बिजनेस से लीगली सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी एक नज़र पढ़ लेते हैं। सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप्स आर नॉट लीगली सेपरेट फ्रॉम देयर ओनर्स। ये मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे बिजनेसेस हैं, सोल ट्रेडर जहाँ एक ही बंदा मैनेज कर रहा होता है, और दूसरा पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप्स और सोल ट्रेडर्स जो हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते। मतलब कि वो अपनी बिजनेस की और अपनी अर्निंग्स कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, छोटे जनरल स्टोर्स होते हैं गाँव में, राइट, इस तरह की चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अ सोल ट्रेडर इज लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ बिजनेस एंड हिज और हर ओन पर्सनल एसेट्स मस्ट बी सोल्ड टू। अब इसका मतलब मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले हम ये कंप्लीट कर लें। Even so, for accounting purpose, the business is regarded as being separate entity, and accounts are drawn up for business separately from the trader's own personal financial dealings. ठीक है, लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट लिमिटेड कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये मैंने आपको बताया था। लिमिटेड कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तमाम चीज़ें जो हैं जो स्टॉक में लिस्टेड होती हैं कंट्री के, वो सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाई जाती हैं। मतलब कि सेपरेट लीगल एंटिटी का ये मतलब है कि अपने ओनर से वो अलग हैं। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी पहले आपको बताई थी मैंने। अ कंपनी कैन एंटर इनटू लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन राइट। इफ इट बिकम्स insolvent, the owners are only liable for sum that they have invested। अब ये जो लास्ट लाइन है ना, ये वाली, और ऊपर वाले पैराग्राफ की भी ये वाली लास्ट लाइन, कि वो अपनी जो लाइबिलिटीज हैं खुद मीट करते हैं या फिर उतनी लाइबल होती हैं, इसका मैं मतलब अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, एक सेकंड। ये आपने शायद पहले FA1 में देखा हो, बट नो इशू, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक वर्ड होता है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, एक वर्ड हमारे पास होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है जी। अब देखें, लिमिटेड, पहले पहले मैं अनलिमिटेड समझाता हूँ। ठीक है, लिमिटेड में मैं बाद में आता हूँ। अनलिमिटेड में क्या होता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है बेपनाह लाइबिलिटी। ठीक है, जिसका कोई लिमिट है ही नहीं। ठीक है, अब वर्ड से तो मैं ये समझ आ रहा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? देखें, इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप है ना, उन पे ये लगता है। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी लगती है, पार्टनरशिप्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहले आपने गौर से सुनना है मुझे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई लोन है, ठीक है, अगर कोई लाइबिलिटी है जो सोल ट्रेडर्स ने या किसी पार्टनर ने ली हुई है ओवर इट्स बिजनेस टर्म,
ठीक है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, वापस पे बैक नहीं कर पाता, तो बैंक वाले या जो जिसने भी लोन लिया हुआ है, जो लेंडर है, राइट, वो फोर्स कर सकता है इनको कि आप अपने पर्सनल एसेट्स बेच दें। इसीलिए इनके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो मैं इसकी अगर शॉर्ट सी डेफिनेशन यहाँ लिखूं, इफ दे फेल टू पे देयर लाइबिलिटीज, if they fail to pay their liabilities, they may be forced to sell their personal assets, their personal assets in order to pay back liability। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक ये सोल ट्रेडर है, ठीक है, ये सोल ट्रेडर है, और ए कंपनी ने ए कंपनी से इसने क्रेडिट पे सामान खरीदा हुआ है, ठीक है। अब ए कंपनी कह रही हो कि हमें पैसे दें, राइट। बहुत अरसा गुजर चुका है, इसने पैसे इसको नहीं दिए, ये इसका पेबल है, ठीक है। ए कंपनी इसका पेबल है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बैंक भी हो सकता है, लोन भी आ सकते हैं उसके अंदर, पेबल्स भी आ सकते हैं, ओवरड्राफ्ट भी आ सकते हैं। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, हो सकता है सोल ट्रेडर है, ठीक है। अब अगर ये अपने जो लाइबिलिटीज पे पे बैक ना करे, तो ए कंपनी इसको फोर्स कर सकती है, उसके पास राइट है कि ये अपने पर्सनल एसेट्स बेच के, गाड़ी घर पर्सनल चीज़ें बेच के उसका लोन पूरा करे, उसका पेबल पूरा करे, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए कंपनी के लिए उसका पैसे रिटर्न होने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो ये हमारी जो साइंस है, ये थ्योरी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी के पीछे। आप लोगों को समझ आई है, आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। आई वांट कि आप लोग बहुत प्रोएक्टिव रहें इस क्रैश कोर्स में, ठीक है। इट्स नॉट लाइक नॉर्मल क्लासेस, आपने थ्रू आउट प्रोएक्टिव रहना है इसमें। ठीक है जी, साथ साथ कंफर्म मुझे करते रहें, आपको समझ आ रही है, यहाँ तक क्लियर है। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। जी सर, क्लियर है। ओके, सही है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अब लिमिटेड की तरफ चलते हैं। लिमिटेड में ये होता है कि लिमिटेड का जैसे आप नाम समझ रहे हैं, लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड होता है एक हद तक, टू वन एक्सटेंट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तमाम जो लिमिटेड कंपनीज है ना, इन्हीं के ही नाम पे रखी गई हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है। तो ये जो लिमिटेड का नाम है ना, ये इस लिमिटेड लाइबिलिटी से आया है। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, पहले आपको मैं लफ्ज़ों में समझा देता हूँ, कि अगर ये लोग अपनी लाइबिलिटीज दे फेल टू पे देयर लाइबिलिटीज, तो इस केस में इनको घर गाड़ी अपने पर्सनल एसेट्स नहीं बेचने पड़ते। इनको सिर्फ उतनी ही इन्वेस्टमेंट लूज होती है जितनी इन्होंने कंपनी में की होती है। ठीक है। स्पेसिफिकली बात यहाँ पे शेयर होल्डर्स की हो रही है। तो अगर इसको भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में लिख दूँ, इफ दे फेल टू पे देयर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है उनका, कोई अगर पेबल है, या फिर अगर कोई लॉसेस हैं ऑफसेट करने हैं, ठीक है। इफ दे फेल टू पे देयर लाइबिलिटीज, दे आर ओनली लाइबल टू लिमिटेड एक्सटेंट। ठीक है। और वो एक्सटेंट कितनी है, वो एक्सटेंट सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट तक है, देयर ओन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फर्ज करें 5 शेयर होल्डर्स थे कंपनी में, ठीक है, और 5 के 5 ने 10-10 हज़ार रुपये लगाए हुए थे। ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 50,000। राइट, ऐसे ही है। 5 लोग थे, हर किसी ने 10-10 लगाए हुए थे। ठीक है। अब 50,000 उन्होंने लगाए हुए थे। अगर इस कंपनी को लॉसेज हो गई, या फिर बैंकरप्सी में चली गई, या फिर इसको लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए मतलब मौका नहीं मिला, तो इसका ये मतलब है कि इन शेयर होल्डर सिर्फ इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी 50,000 तक ही लिमिटेड है, यहाँ तक ही महदूद है। इनको ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपने पर्सनल एसेट्स बेच दें। तो ये एक फायदा है किसके अंदर, लिमिटेड कंपनीज के अंदर। इसीलिए लोग शेयर होल्डर्स लिमिटेड कंपनीज में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो अगर लॉस भी हो गया, तो दे वुड नॉट बी लाइबल फॉर देयर पर्सनल एसेट्स। ठीक है। उनकी सिर्फ जो लाइबिलिटी है कहाँ तक रहेगी, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट तक। वो कहेंगे चलो कोई मसला नहीं, 10 हज़ार ही गए हैं ना, कौन सी बड़ी बात है, राइट। ये माइंडसेट इसके अंदर चलता है। तो ये थी लिमिटेड लाइबिलिटी। सही है। तो आई होप आप लोग लिमिटेड और अनलिमिटेड के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे। यहाँ पे यही चीज़ इसकी बात करें, बट यहाँ पे एग्जैक्टली इसको स्पेसिफाई ये नहीं कर रहा। ठीक है। ओवरऑल बिजनेस एंटिटी हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि ओनर्स जो हैं वो अपनी कंपनी से सेपरेट होते हैं,
सिर्फ लिमिटेड कंपनीज में। यस, पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में वो एक इकट्ठे कहलाए जा सकते हैं, ठीक है, और लीगली सेपरेट नहीं होते। ओके, ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल था, सारे प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड है डुअलिटी, इसको भी हम देख चुके हैं, ये भी सिंपल सा है कि ये भी मैंने आपको जब डबल एंट्री पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट पे एक क्रेडिट पे, राइट। जैसे मैंने एक कैश सेल की 500 की, तो इसके दो इफेक्ट क्या हैं, एक सेल बढ़ी है और दूसरा कैश बढ़ा है, राइट। तो दुनिया में जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उनके हमेशा दो इफेक्ट्स होंगे एवरी टाइम। ये डुअलिटी प्रिंसिपल है, ठीक है? अब हिस्टोरिक कॉस्ट में क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच ऑल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिक कॉस्ट इनकर्ड। हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ा है IAS 16 के नाम से, जो नॉन करंट एसेट्स वाला था, आपको याद है, ठीक है, जिसमें हम डेप्रिसिएशन निकालते थे, रिवैल्यूएशन करते थे, डिस्पोजल हमने पढ़ा। तो हिस्टोरिक कॉस्ट के अंदर जो मैंने आपको रिवैल्यूएशन पढ़ाई थी, राइट, उसका थोड़ा सा ही पढ़ाया था क्योंकि डिटेल उसकी F3 के अंदर आएगी। तो हिस्टोरिक कॉस्ट के अंदर क्या होता है जी कि अगर कंपनी हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल को अडॉप्ट करती है तो उसमें रिवैल्यूएशन को भूल जाती है कंपनी, क्योंकि जैसे आपको नाम से समझ आ रहा है कि हम मशीन्स को, तमाम गाड़ियों को, बिल्डिंग को, हर नॉन करंट एसेट को हिस्टोरिक कॉस्ट पे मेजर करते हैं, ठीक है। द फिगर शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर एन आइटम इज द वैल्यू ऑफ आइटम व्हेन ट्रांजैक्शन अकर्ड, मतलब कि अभी वाली मार्केट वैल्यू नहीं है, इसको हम फेयर वैल्यू कहते हैं ना, ये रीवैल्यूड अमाउंट नहीं है, वही पुरानी वाली कॉस्ट है। मैंने 15 साल पहले गाड़ी ली थी 2 लाख की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। तो अब मैं उसकी कॉस्ट 2 लाख ही दिखा रहा हूँ, बेशक आज वो गाड़ी 15 लाख की होगी मार्केट में, सही है। तो ये है हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अ प्रॉपर्टी शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, नॉट अ वैल्यू दैट प्रॉपर्टी कुड बी करंटली सोल्ड फॉर, ऑल्दो दिस मे नॉट शो अ ट्रू वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिल्कुल, ये एक पुरानी चीज़ है तो ये अभी लेटेस्ट चीज़ तो नहीं दिखाएगा। इट इज़ एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव इन दैट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ अ फैक्ट, कि हमने एक्चुअली खर्चे थे वो पैसे, तो एक फैक्ट तो ये है, लेकिन करंट मार्केट वैल्यू इसकी नहीं शो कर रहा, ठीक है। Any current market valuation would be based on opinions of the various valuers and thus would be subjective, ठीक है। तो डिपेंड करता है अगर कंपनी इसको ऊपर नीचे करे, बट मोस्ट कंपनी इसको हिस्टोरिक कॉस्ट पे ही रखती हैं, ठीक है। ये है हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल। अब अगले पे आते हैं मटीरियलिटी। मटी इसका जो ज़्यादातर जिक्र है वो F8 पेपर के अंदर है, F8 पेपर आपका ऑडिट का है, सही है। मटीरियलिटी एक ऐसी चीज़ है, आपने इंग्लिश में वर्ड सुना होगा, एक तो मटेरियल होता है ना, सामान को हम कहते हैं, राइट। एक मटेरियल को हम कहते हैं इंग्लिश में इम्पोर्टेंट होना, राइट। और इसी चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है, सही है। तो मटीरियलिटी क्या होता है, इट इज़ अ थ्रेशोल्ड क्वालिटी दैट इज डिमांडेड ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड सेपरेटली डिस्क्लोज आइटम्स दैट आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि मटेरियल इनफ टू अफेक्ट डिसीजंस मेड बाय यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये इसका करेक्ट मतलब है, ठीक है, कि ऐसी कोई भी मटेरियल आइटम, मटेरियल वैल्यू, मटेरियल मॉनेटरी वैल्यू जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर ना दिखाएं तो उससे शेयर होल्डर का हमारे बारे में पर्सपेक्टिव बदल सकता है, ठीक है। वो तमाम चीज़ें क्या है, मटेरियल हैं। अब इसके प्रॉपर थ्रेश होल्ड सेट किए गए हैं, वो इस सिलेबस के अंदर नहीं है, वो आगे जाके प्रोफेशनल पेपर्स में आएंगे, जैसे कि 2.5% ऑफ प्रॉफिट, 0.5% ऑफ सेल्स, ठीक है, 0.75% ऑफ नेट प्रॉफिट, इस तरह की चीज़ें। तो ये आपको लाजमी ही शो करनी है, ठीक है। अगर कोई ऐसी बड़ी गलती हुई है जो कि 1% ऑफ प्रॉफिट है, तो थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रही है ना, इसका मतलब ये हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी शेयर होल्डर को। तो ये इसके पीछे लॉजिक है। द अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रेलिवेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इम्प्रूव्ड इफ ओनली मटेरियल आइटम्स आर इंक्लूडेड। मटेरियल मतलब कि इंपॉर्टेंट आइटम्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट्स ओमिशन और मिस स्टेटमेंट वुड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेड ऑन द बेसिस, ये मैंने अभी बात किया कि अगर ये वाली मटेरियल इन्फॉर्मेशन हमने शेयर होल्डर से छुपा दी तो उसका जो अ, एक तरह से डिसीजन है कंपनी में इन्वेस्ट करने का वो बदल सकता है, ठीक है। एक ब्रांड इमेज बदल सकती है हमारे बिजनेस के बारे में, सही है। व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट सिग्निफिकेंट विल डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी की अपनी थ्रेशोल्ड्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट सेल ऑफ $100 हैज बीन रिकॉर्डेड इन एरर एज सेल ऑफ $1000, ठीक है। तो इफ टोटल सेल्स आर 10 मिलियन, सोचें अगर टोटल सेल्स हैं 10 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये एरर 100 का कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, कोई चीज़ ही नहीं है ये इसके सामने, राइट। तो इस तरह भी आप मटेरियलिटी का मतलब ले सकते हैं। द एरर विल नॉट अफेक्ट यूजर्स ओवरऑल व्यू ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, क्योंकि
10 मिलियन के सामने $100 तो कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन लेकिन फर्ज करें अगर आपकी टोटल सेल्स सिर्फ 10,000 है और आपका एरर कितना हो गया, 2,000 का आपने सेल्स अंडर स्टेट कर दिए हैं, तो आप सेल एक्चुअली 8,000 से दिखा रहे हैं। यस, ये मटेरियल है, ठीक है। अगर ये करेक्ट ना हुई तो फिर ये स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग बन जाएंगी, ठीक है। तो नंबर की बेस पे हम लोगों ने मटेरियलिटी का डिसीजन करना होता है। अगेन इसका न्यूमेरिकल इस सिलेबस में नहीं है, ना ही F3 में है, ना ही F7 में है, F8 के अंदर इसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ऑडिट के पेपर के अंदर। क्योंकि ऑडिटर यही चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती तो है लेकिन किस हद तक है, कितनी मटेरियलिटी है इसकी। ओके, सही है जी, यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को? कंफर्म कर दें। ओके, मिस अतिया, मिस जैनब, आपको क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू तो नहीं है? जो भी क्वेश्चन है वो आप बेशक माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर ओके जी, मेरा क्लियर है। लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन था जी जी, पूछें। कि सर अगर हमारे पास जो हमारी लाइबिलिटी से उस्मान, कम आपकी होते आवाज़ नहीं आ रही, हैं आवाज़ तो आपकी कट रही है। हेलो। एट टाइम ऑफ लाइबिलिटी अगर कम होते हैं तो फिर उस टाइम पे हम क्या करेंगे? उस्मान, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही थी बीच में। सर अब आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। जी सर, मैं पूछ रहा था कि अगर हमारे जो लाइबिलिटी है जो हमारे एसेट्स हैं एट द टाइम ऑफ लाइबिलिटी, अगर वो हमारे कम होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर, तो उस जी टाइम पे जी, हम क्या करेंगे? तो जितने हमारे पास एसेट्स हैं हम उन्हीं को पे ऑफ करेंगे या फिर हम नहीं पे करेंगे? देखें, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी उस केस में है जब आपकी कंपनी बिल्कुल बैंकरप्ट होने जा रही हो, जब उसके पास कुछ भी ना पड़ा हो, जब वो लॉस मेकिंग हो जाए, ठीक है। तो उसमें एसेट्स की तो बात होती नहीं, एसेट हो तो वो तो अच्छा खासा हम पे ऑफ कर सकते हैं अपने डेट जो भी है, ठीक है। लेकिन ये उस केस में आती हैं जब कंपनी पे बैड टाइम आ रहा हो, जबकि हमारी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हों और हम पे प्रेशर डाला जा रहा हो कि आप पे बैक करें, पे बैक करें, ठीक है। उस केस में जो है ये लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी आती हैं। बट आपने इसको सिंपल मतलब से समझना है कि लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है कि जो ओनर्स और शेयर होल्डर्स हैं वो सिर्फ एक हद तक जो है वो लाइबल हैं, अगर उनको लाइबिलिटी होगी, अगर लॉस हो गया। इसमें अगर का वर्ड है, ठीक है। ज़्यादातर कंपनीज को नहीं होता, जस्ट ये एक सेफ साइड का सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है कि अगर अगर सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है या फिर लाइबिलिटीज आ जाती हैं, तो उस केस में अगेन अगर सोल ट्रेडर को बोला जाए तो वो पर्सनल एसेट्स भी अपने बेच सकते हैं उस लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ इसमें आपने राइट। सिंपल समझनी है। ओके। ओके। ओके जी, बाकियों को क्लियर है यहाँ तक? काइंडली कंफर्म कर दें। आप लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे अभी तक, साथ हैं? मिस अतिया, मिस जैनब, क्लियर है आपको? ओके, ठीक है जी। अब अगले पे चलते हैं, गोइंग कंसर्न। इसका भी शायद मैंने एक जिक्र किया था क्लास में, बट ये डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ हमारा, ठीक है। ये F3 के अंदर आएगा डिटेल के अंदर, यहाँ भी हमने इसकी एक इंट्रोडक्शन ही समझना है, ठीक है। अब गोइंग कंसर्न में पहले आपको मैं आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। होता ये है कि एक कंपनी जो है, अब जैसे कोविड-19 आया, ठीक है, जनवरी 2020 शुरू हुआ, ठीक है। और इसके अंदर कंपनीज ने मतलब नया साल शुरू हुआ 2020 का, तो इसके अंदर कंपनीज ने बहुत ज़ोरों शोर से गोल्स बनाए, हम इतनी सेल करेंगे, हम इतना टारगेट अचीव करेंगे, हम इतना प्रॉफिट करेंगे। लेकिन मार्च अप्रैल में जाके पाकिस्तान में स्पेशली जाके कोविड ज़्यादा हो गया, ठीक है। और कंपनीज को मई जून में जाके फोर्सफुली बंद करना पड़ा क्योंकि उनको सिवियर कैश शॉर्टेज हो गई थी, राइट। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि कंपनी के गोइंग कंसर्न पे एक सवाल उठ जाता है, ठीक है। गोइंग कंसर्न क्या चीज़ है, मैं आपको आसान सी डेफिनेशन बता रहा हूँ। इट इज़ द एबिलिटी फॉर कंपनी टू ऑपरेट नेक्स्ट 12 मंथ्स, ठीक है। मैं रिपीट करूँ, इट इज़ एबिलिटी ऑफ कंपनी, कंपनी के लिए एक एबिलिटी नेक्स्ट 12 मंथ्स तक ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। अब कुछ केसेस में वैलिड होती है, कुछ केसेस में वैलिड नहीं होती। जिस केस में वैलिड नहीं होती हम क्या करते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। हम ब्रेकअप बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे जो एम्फेसाइज किया गया ना, वो करंट और नॉन करंट के वर्ड को है,
ठीक है। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट भी होते हैं, और करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, ये चारों चीजें होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। अगर गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है, राइट, तो हमें ब्रेकअप बेसिस करना पड़ेगा, जो कि ये लिखा हुआ है, सही है। अभी इसको सीक्वेंस में भी यहाँ पढ़ते हैं। ब्रेकअप बेसिस का मतलब ये है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स तक कंपनी ऑपरेट नहीं कर पाएगी ना, राइट, इसीलिए वैलिड नहीं हुई। तो इसका मतलब हमें तमाम नॉन करंट चीज़ें हटा देनी होती हैं यहाँ से, ठीक है। आपने कुछ कंपनीज में देखा भी होगा, अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं, कि कुछ कंपनीज जो मिजरेबली फेल हो गई हों, उनकी सिर्फ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी लिखी होती हैं लास्ट ईयर के अंदर, ठीक है। नॉन करंट का कोई नामो निशान नहीं होता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर गोइंग कंसर्न वैलिड है, कंपनी को फुल एश्योरिटी है कि वो 12 महीने तक कंटिन्यू करेगी, राइट, तो उस केस में हम नॉन करंट करंट दोनों चलाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वैलिड नहीं है तो फिर ये ब्रेकअप बेसिस बन जाती है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। Financial statements are usually prepared on assumption that business will continue in operational existence for the foreseeable future। यही मतलब मैंने मतलब बताया, यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी डिफिकल्ट इंग्लिश में लिखा है। This means that financial statements are drawn up on assumption that there is no intention or necessity to close down business। Yes, बिल्कुल। अगर हम कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं, अगर हमारे गोल्स हैं अभी तक बहुत बड़े हैं, तो हम कंपनी को, कोई हमारी इंटेंशन नहीं है, कोई नियत नहीं है कि हम कंपनी को बंद कर दें, राइट। वो अलग बात है अगर हमारी गोइंग कंसर्न स्टेटमेंट वैलिड नहीं होती, ठीक है, फिर हम बंद कर सकते हैं। इफ फाइनेंशियल अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड यूजिंग गोइंग कंसर्न बेसिस, देन दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन व्हाट इज नोन एज ब्रेकअप बेसिस। इसमें क्या होता है, some assets may be sold at less than their value at financial position, because whilst machine may have use for specific business, it may be a scrap metal for anyone else। बिल्कुल। कुछ बिजनेसेस 20-20 25-25 साल तक एक मशीन यूज कर रहे होते हैं, जबकि उनकी लाइफ सिर्फ 10 ईयर्स होती है, ठीक है। तो वो एसेट्स हम इसमें बेच देते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, प्रॉपर्टी में बी सोल्ड फॉर अ वैल्यू इन एक्सेस ऑफ दैट शोन इन फाइनेंशियल पोजीशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ये तो नॉर्मल बातें कर रहे हैं। इफ द इंटायर इन्वेंट्री सोल्ड एट वंस, देन इट विल नॉट बी सोल्ड फॉर एज मच मनी एज इफ इट वर टू सोल्ड इन अ नॉर्मल वे, ठीक है। तो मतलब कि सेलिंग प्राइस वगैरह में ऊपर नीचे इसमें आ सकता है, बट मेन चीज़ ये है कि हम नॉन करंट चीज़ों को यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर मेन चीज़ है गोइंग कंसर्न के अंदर, ठीक है। नॉर्मल केस के अंदर गोइंग कंसर्न वैलिड होता है, कुछ केसेस के अंदर जो है वो गोइंग कंसर्न इनवैलिड हो जाता है। ओके, सही है जी। ये प्रिंसिपल समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर है जी यहाँ तक? ओके, बस थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं इसमें, ये ख़त्म हम करते हैं क्योंकि ये चैप्टर में डिटेल में करना था, और ये फिनिश होता है तो उसके बाद फिर हम अपना नॉर्मल क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं शुरू से। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट वाला है हमारे पास एक्रूअल्स, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये भी मैंने काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र किया है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक वर्ड मैंने आपको बताया था जो कि यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, कि इनकम तब रियलाइज होती है, इनकम तब रिकॉर्ड होती है फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर जब उसको एक्चुअली अर्न कर लिया जाता है, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड, ठीक है। मतलब कि इसमें हम एजम्पशन बेसिस पे चल रहे हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट पूरा एजम्पशन बेस पे। हमने एक्रूअल और प्री पेमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इनकम इज रिकग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज इट इज अर्नड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। अब इस पे एक पूरा स्टैंडर्ड है, आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, IFRS 15, जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू, सही है। रेवेन्यू में ये होता है कि IFRS 15 का पूरा नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का सिनेरियो हो, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हमें साल बाद मिलते हैं, बट प्रोग्रेस तुम्हारी डेली बेसिस पे हो रही है, मंथली बेसिस पे हो रही है, राइट। हर मंथ बिल्डिंग बढ़ती जा रही है ऊपर। तो इसी केस में हम क्या करते हैं कि इनकम तब रिकग्नाइज होती है जब वो अर्न हो जाती है, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव। कैश बेसिस एक्रूवल से अलग है, ठीक है। इसमें कैश को हमने नहीं देखना होता। एक्सपेंडिचर इज रिकग्नाइज एज इट इज इनकर्ड, नॉट व्हेन इट इज पेड फॉर, ठीक है। तो यही सेम चीज इसके अंदर है। इनकम तब रिकग्नाइज होगी जब वो अर्न होगी, और एक्सपेंडिचर तब रिकग्नाइज होगा जब वो इनकर होएगा, पे नहीं होगा, ठीक है। कैश की हम बात नहीं हो रही, क्योंकि एक्रूवल से उल्टी एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कैश बेसिस। कैश बेसिस में हम क्या करते हैं, एजम्पशन नहीं करते, जिस जिस बेसिस पे कैश पे और रिसीव हो रहा होता है उस बेसिस पे हम
रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो एक्रूवल कंप्लीटली अजम्पशन बेस्ड चीज़ है। व्हेन इनकम इज अर्नड ओवर टाइम, जैसे कि रेंटल इनकम, और एक्सपेंडिचर्स आर टाइम रिलेटेड, जैसे कि रेंटल पेमेंट्स, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर recognized इन प्रॉफिट और लॉस शुड रिलेट टू द टाइम पीरियड, नॉट टू द रिसीट्स और पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है, अगेन कैश इसमें हमने नहीं देखना, सिर्फ हमने ये देखना है कि कितने साल का रिसीव हम कर चुके हैं, कितने साल का पे कर चुके हैं। इसीलिए आपको याद है एक्रूवल एंड प्री पेमेंट में भी हमने कुछ इस तरह का किया था, राइट? कि जिस अरसे का एक्रूवल आ रहा था वो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, जिस अरसे का एक्सपेंस हम कर रहे थे वो हम रिकॉर्ड कर रहे थे। उसमें पेमेंट की बात नहीं आई थी, राइट? पेमेंट एक्चुअली अकाउंट को रिड्यूस कर रही थी, ये आपको याद होगा। सही है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है जी। अब कंसिस्टेंसी ये देख लेते हैं। अ बिजनेस शुड बी कंसिस्टेंट इन इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सिमिलर आइटम्स बोथ विद इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड एंड बिटवीन वन अकाउंटिंग पीरियड एंड द नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, similar items of expenditure being treated as capital items and included as non-current asset in one year but as revenue items deducted from profit in another year। देखें, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो IAS 16 लगा रहा है, जो भी स्टैंडर्ड लगा रहा है, वो कंसिस्टेंटली लगाना है। ठीक है, मतलब कि वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक साल वो IAS 16 ट्रीट करे, एसेट नॉन करेंट एसेट ट्रीट करे, लेकिन अगले साल वो लीज ट्रीट कर ले उसको कि हमने लीज पे लिया जी है, जबकि लीज तो एक्चुअली है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का मतलब है जो एक साल में हो रहा है वही अब रेट्रोस्पेक्टिवली फॉलो होएगा आगे तक। ओके, सही है, ये कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आ जाए जी प्रूडेंस पे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इसको रीड आप लोगों ने घर पे करना है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ ली हैं आपको ये समझ आ जाना चाहिए। प्रूडेंस में क्या होता है कि हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्रूवल से मिलता जुलता है लेकिन कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने इसको। ठीक है, अच्छा, प्रूडेंस। प्रूडेंस होता है जी एनी एक्सपेंस दैट इज foreseeable should be recorded now। कोई ऐसा एक्सपेंस जो हमें नजर आ रहा है होता हुआ उसको अभी से रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, लेकिन एनी इनकम शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड until कैश इज रिसीव्ड। ठीक है, अब मैं इसका खुलासा एक देता हूँ। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो अभी से हमें नजर आ रहा है आगे फॉरसीबल फ्यूचर के अंदर, वो हमें अभी से ही रिकॉर्ड कर देना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। लेकिन अगर कोई इनकम है, ठीक है, जो अगर कोई इनकम हमें नजर आ रही है, वो तब तक रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए जब तक कैश हमें रिसीव ना हो गया हो। ठीक है, तो इस केस में इनकम के ऊपर कैश बेसिस चल रही है और एक्सपेंस के ऊपर हम एक्रूवल ही चला रहे हैं। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ओवरऑल कहता ये है कि हमें बहुत केयरफुलनेस से अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, कोई भी एक्सपेंस हमारा अंडर स्टेट नहीं होना चाहिए और कोई भी इनकम ओवर स्टेट नहीं होनी चाहिए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये जो है ना ये घर पे पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है, ये वाला पार्ट 1.9। ठीक है जी, सही है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है और आई होप आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दी गई है, F3 के अंदर इसकी डिटेल पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो द नीड फॉर रेगुलेशन विदाउट अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेगुलेशन प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड बी एबल टू अडॉप्ट वेदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स दे चूज। जो मर्जी वो कर लें, एक दिन IAS 16 लगा लिया, अगले दिन IAS 40 लगा लिया, ठीक है, तीसरे दिन IAS 41 लगा लिया, जो उनकी मर्जी जाए। ठीक है, अगर कोई रेगुलेशन ना हो इस केस में, दिस मीन्स दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर यूजर्स टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी इन अ मीनिंगफुल वे। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है ना ऑब्वियसली, एक दिन हम कुछ करें दूसरे दिन कुछ करें। इसीलिए IFRS की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रेगुलेशन आई दुनिया में। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस issued by body formed within the accountancy profession governing the preparation and presentation of all financial statements टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये इसका मेन पर्पज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या शो करती हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। कोई इसमें बायसनेस इन्वॉल्व नहीं होती, और इस बायसनेस को चेक करना किसका काम है? ऑडिटर का। सही है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है मटीरियलिटी में। ओके, अब
आईएएस भी इनका नाम है, आईएफआरएस भी नाम है। कुछ आईएफआरएस ने आईएएस को चेंज कर दिया है, कुछ आईएएस ने आईएफआरएस को चेंज कर दिया है, तो ये आपस में सुपरसीड करते रहते हैं, ठीक है, विद टाइम टू टाइम। और अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ बेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जैसे आई एस 16 नॉन करंट एसेट, आई एस 2 जो हमने पढ़ा इन्वेंट्रीज, ठीक है, आई एस 38 इंटेंजिबल एसेट्स, आई एस 37 वो प्रोविजंस वाला जिसके अंदर इट वाज अनसर्टन लाइबिलिटी जो हमने पढ़ी थी, राइट। वो जो चार केसेस थे, प्रॉबेबल, पॉसिबल, रिमोट और वर्चुअली सर्टन, ठीक है। तो हर चीज़ का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट है। ओके, द स्टैंडर्ड सेट आउट द मैनर इन विच अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड। सही जी। दे ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ certain items should be presented in the accounts. Companies are required to prepare accounts that comply with accounting standards and laws in the country in which they operate. Many countries now permit or require companies to use international accounting standards and IFRS. ठीक है जी। तो ये भी चीज़ों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं जो इसमें चैप्टर में हमने पढ़े हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब फेयर प्रेजेंटेशन, इसको भी एक नज़र देखते हैं इसमें क्या कह रही है। यहाँ से देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद ऑल एप्लीकेबल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल नॉर्मली बी फेयरली प्रेजेंटेड। तो अगेन एक ही वो वर्ड कह रहे हैं कि फेयरली प्रेजेंट होनी चाहिए। ट्रू, एक नज़र पढ़ लीजिएगा इसको। नॉर्मल थियोरेटिकल यहाँ की बातें जो ऊपर हमने डिस्कस कर लिए। अब इस, ठीक है, ओके, बस ये लास्ट चीज़ रहेगी, इसके बाद फिर हम अपने नॉर्मल टॉपिक्स पे आते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अब इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल बेसिस कन्वेंशंस रूल्स एंड प्रैक्टिसेस adopted by enterprise in preparing and presenting financial statements. For example, a policy for a particular type of expenditure may specify how it is to be measured and where in the profit or loss or financial statement it is to be recognized. तो पॉलिसी ये होती है, हर कंपनी की चेंज होती है, ठीक है, सेम नहीं हो सकती। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज है कि हम एक्ट तो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली करते हैं, लेकिन पॉलिसी हर कंपनी अलग अलग बना सकती है कि इस एक्सपेंस को किस तरह ट्रीट करना है, इस एसेट को कहाँ ले जाना है, रिवैल्यूएशन कितने साल बाद होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन कितने साल की लगानी है, ठीक है। तो ये तमाम अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को? आईडी कंफर्म कर दें, क्लियर है जी यहाँ तक? ओके, ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके, अकाउंटिंग एस्टीमेट जो है ना, इसकी एक ऑपोजिट चीज़ है। एक अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, एक अकाउंटिंग एस्टीमेट्स हैं। इसको जी हम कहते हैं IAS, आई थिंक IS 8 है इसका, या IFRS 8 है आई थिंक। कोई एक इसका स्टैंडर्ड है जो आप F3 के अंदर, F7 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। मैनी आइटम्स इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली बट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड, ठीक है। तो पॉलिसीज वो होती हैं जो स्ट्रेट अवे डिफाइंड होती हैं, जो मेजर हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो एस्टीमेट्स होते हैं, उनको हम अकाउंटिंग एस्टीमेट कहते हैं। द अकाउंटिंग एस्टीमेट्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स and this does not make them less reliable. An accounting policy specifies the basis on which item is to be measured and when there is uncertainty over the money value corresponding to that basis. An accounting estimate is used to arrive at that money value. ठीक है। जैसे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन ईयर्स, डेप्रिसिएशन मेथड, राइट। इस तरह की चीज़ें अकाउंटिंग एस्टिमेट हो सकती हैं क्योंकि हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने डिफरेंस बताया हुआ है। एक अकाउंटिंग पॉलिसी ये हो सकती है, देखें, कुड बी टू मेक एन अलाउंस फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ अलाउंस विल बी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग एस्टीमेट, यस। ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, मार्केट बेस्ड होता है, हम अंदाज़ा लगाते हैं, इंडस्ट्री को देखते हैं, राइट। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या हो सकती है कि यस, हमने रिसीवेबल की अलाउंस बनानी है, अब ओपनिंग क्लोजिंग पे वैल्यूज क्या लिखनी है वो एस्टीमेट हमें बताएगा, ठीक है। अनदर एग्जांपल इज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगानी है, कौन सा मेथड यूज करना है ये हमें पॉलिसी बताएगा, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज। लेकिन कितने साल यूज करने हैं, कितनी परसेंटेज यूज करनी है, इंडस्ट्री में और लोग कितने साल पे डेप्रिसिएट कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट बताएगा। ओके, सही है, समझ आ रही है? तो ये इनके बीच में डिफरेंस है, एस्टिमेट और पॉलिसीज, ठीक है जी। ओके,
ये आई थिंक इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, ये हमने देख लिया पहली। सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, कौन सी पॉलिसी सेलेक्ट करनी चाहिए? अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी selected and applied so that financial statements comply with all the requirements of each applicable accounting standard and regulation. Where accounting standards do not provide a specific guidance, management should use its judgment in developing an accounting policy that provides the most useful information to users. मतलब कि अकाउंटिंग पॉलिसीज और एस्टिमेट्स उस लिए आए हैं, अगर कोई आईएफआरएस या आईएएस किसी चीज़ को कवर नहीं करता, तो इस केस में अपनी बेस्ट जजमेंट अकाउंटेंट्स लगाते हैं इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके, पॉलिसीज़ को और एस्टिमेट्स को। ठीक है, ये इनका मेन पर्पज़ है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको अगर प्रैक्टिकल छोटी सी एग्जांपल दूं, एक ऐसी चीज़ है जो कि आईएएस आईएफआरएस ने ऐसा कोई स्टैंडर्ड बनाया ही नहीं है उस पर, वो चीज़ है आर्ट वर्क। आपने बिजनेस में देखा होगा बहुत लोग आर्ट वर्क लगाते हैं, पेंटिंग्स लगाते हैं, उस पे कोई आईएएस आईएफआरएस है ही नहीं, बाकी सब चीज़ों पे है, मोस्टली चीज़ों पे। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि वो आईएएस 16 पे भी अकाउंट हो सकता है, लेकिन उस पे मुश्किल ही है, क्योंकि पर्पस की बात होती है ना। अगर वो बिजनेस को किसी टाइप का पर्पस दे रहा है, आईएएस 16 की डेफिनेशन आप लोगों को याद है, राइट? कि एनी टाइप ऑफ रिसोर्स और एंटिटी दैट इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द बिजनेस दैट जनरेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो नहीं जनरेट करते ना आर्ट वर्क, वो तो बस डेकोरेशन के लिए हमने लगाई हैं। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें जो आईएएस आईएफआरएस ने इग्नोर की हैं, उस पर हम लोगों ने अपनी जजमेंट लगानी है पॉलिसीज और एस्टिमेट को यूज़ करके। ओके, ठीक है जी, क्लियर है। अब ये चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी MA 2 में पढ़ी हुई है, सही है, कि व्हाट मेक्स इंफॉर्मेशन यूजफुल, रेलेवेंस, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, कंपेरेबिलिटी। इसको मैं एक दफ़ा यहाँ पे फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब सबसे पहली चीज़ है कि रेलेवेंस। पहली चीज़ जो इन्फॉर्मेशन को यूजफुल बनाती है, रेलेवेंट, कि इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, इन्फॉर्मेशन फेथफुली रिप्रेजेंट होनी चाहिए, उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टी से हमने रिपोर्ट करना है उसको। ओके, अच्छा, ये आई थिंक मिस सारा एक चीज़ पूछी थी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जबकि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से ये चीज़ सुननी है। एक चीज़ है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है। तो हमारे पास जो दो चीज़ें हैं, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। फंडामेंटल का मतलब है यहाँ से चीज़ शुरू होती है, अगर इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट और फेथफुली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो हम क्वालिटेटिव पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये दो फंडामेंटल चीज़ें हैं। अगर ये दो होंगी फिर ही बात आगे चलेगी। ठीक है, वो आई थिंक मिस सारा आपने इसका क्वेश्चन पूछा था एक मेरे से, तो इसका जवाब ये है। ठीक है, इसका आंसर ये है, ये आपने गौर से समझ लेना है। ठीक है, तो दो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? टोटल 6 चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें से दो फंडामेंटल हैं और 4 क्वालिटेटिव हैं। ठीक है, मतलब कि क्वालिटेटिव उसकी क्वालिटी मेजर करेंगी कि इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है। ठीक है, और फंडामेंटल उसकी शुरुआत बताएंगे एक तरह से। ठीक है, कि कितने फंडामेंटल हैं वो, कितने स्ट्रांग हैं वो। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। जब भी आपको सवाल में आए कि व्हाट आर टू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका जवाब ये है, रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जबकि जो 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये वाले हैं। पहला है जी कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से कंपेयर हो सकती है। ठीक है, एक जो यूज़र है वो दूसरी इंडस्ट्री से उसको कंपेयर कर सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि चीज़ों को एक जैसा ट्रीट किया हो। सही है, काफ़ी हद तक ये कंपेरेबिलिटी है। फिर वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी क्या है? कि यूजर्स मस्ट बी एबल टू रिलाई ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वेरीफाइबिलिटी प्रोवाइड्स एश्योरेंस टू यूजर्स रिगार्डिंग इस क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी क्या होता है? कि हम उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकें, तस्दीक कर सकें उसकी। ठीक है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड, देन एनी रेलिवेंट assumptions और अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू यूजर्स। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमने अकाउंट फॉर नहीं की, हमने नई नई लीज पे एक एसेट लिया है, हमें नहीं आता IFRS 16 कैसे लगाना है लीज। ठीक है, तो उस केस में हम नीचे एक डिस्क्लोजर नोट डाल देंगे, केस को हमने इस तरीके से किया है, हमें नहीं पता, हमने यहाँ पे एजम्पशन अपनी लगाई है। ठीक है, तो वेरीफाइबिलिटी और कंपेरेबिलिटी दो चीज़ें होगी। फिर टाइमलीनेस। टाइमलीनेस क्या है? कि यूजर शुड हैव इंफॉर्मेशन विद अ टाइम स्केल दैट इज लाइकली टू इन्फ्लुएंस देयर डिसीजंस। ठीक है, ये टाइमली बेसिस पे उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर देनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2021 की स्टेटमेंट आपको जाके 2025 में मिल रही है, तो यहाँ तो टाइमलीनेस बिल्कुल भी नहीं है ना, राइट?
अब नेक्स्ट चीज़ है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का ये मतलब है कि कोई मुश्किल जार्गन वर्ड्स नहीं होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, आसान लफ्ज होने चाहिए जो एक ले मैन को भी समझ आ जाए। ओके, ठीक है। तो ये चार क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो फंडामेंटल चीज़ें थी जो कि थी रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दोनों फंडामेंटल चीज़ें। ये आप लोगों ने इसको सही तरह देख लेना है। बुक में ये चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, बुक मैंने आपको सेंड की हुई है। ठीक है, मैं सारा आपकी भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ मिल गया होगा आई होप। तो उसमें आपने ये चीज़ें सिलेक्ट करनी थी। ओके, ठीक है जी, सही है। ओके, ये भी आप लोगों का होमवर्क है 4.6, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है क्योंकि ये टोटल थ्योरेटिकल चीज़ है और यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, ये रेवेन्यू वाले स्टैंडर्ड को इग्नोर कर दें, ये इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अभी जो रिसेंट सिलेबस चेंज आए इसका कोई सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये IFRS 15 F3 के अंदर ये पूछेंगे। ओके, तो ओवरऑल आपने इस चैप्टर 5 को पूरा ही रिव्यू कर लेना है शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो जाएं। ओके, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, तकरीबन 8-10 मिनट की। उसके बाद फिर हम शुरू से अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं। ओके।
चलें जी, वापस स्टार्ट करें। रेडी हैं आप लोग? स्क्रीन वॉइस क्लियर है जी आपको? कंफर्म कर दें। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज़ भी आ रही है, स्क्रीन भी क्लियर है। ओके जी, बाकियों को क्लियर है? मिस जैनब, मिस सारा, मिस अतिया, आपको क्लियर है? ओके जी, आई थिंक सब रेडी हैं, पे स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो एजेंडा होने जा रहा है ना बेसिक क्रैश कोर्स का, वो इस तरह का होने जा रहा है कि अब मैं टॉपिक वाइज इन चीज़ों को डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है? मैं क्योंकि इसमें आप देखें 3-4 चैप्टर्स में एक ही टी टी अकाउंट डबल एंट्री बार बार रिपीट हो रही है। ये नॉन करंट करंट के भी ये बेसिकली 2 चैप्टर्स हैं, इसको मैं एक ही ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक? तो एजेंडा हमारा कुछ इस तरह होगा कि हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट हमने आज करना है, हो सकता है फोर्थ पार्ट भी हो जाए, इसका कम चांस है थोड़ा, बट हम 3 में ही इसको करेंगे क्योंकि 3 दिन का है ना ये, ठीक है? आज, कल और परसों। तो आज मैं ऐसा करता हूँ कि आपको टी अकाउंट्स करवाता हूँ, डबल एंट्री टी अकाउंट जो बेसिक हैं सारे, ठीक है? हम लोग सस्पेंस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस भी आज ख़त्म करेंगे, ठीक है? उसके अलावा ये चैप्टर 5 तो हमने कर लिया, ठीक है? चैप्टर 4 जो है वो मैं ऐसा करता हूँ कल रखता हूँ, और आज हम ये 2 चैप्टर्स करेंगे नॉन करंट एसेट वाले, ठीक है? तो ये हमारी सारी जो पार्ट है आज इंशाल्लाह डन हो जाएगा, बाकी जो 2 हैं वो हम कल रखेंगे, कल और परसों। ओके, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डबल एंट्री से। मैं आपको स्क्रीन 1 सेकंड शेयर कर रहा हूँ फिर से, जस्ट 1 मिनट। ओके जी, स्क्रीन क्लियर है? आप लोगों को नज़र आ रही है स्क्रीन? ठीक है, सही है। उस्मान, आपको आ रही है स्क्रीन नज़र? सबको आ रही है जी? क्लियर है सबको? सर आपके शो नहीं हो रहा स्क्रीन के ऊपर कुछ। एक जी मिनट, क्लियर अभी है मैंने सर। शेयर किया, ठीक है? शेयर। ओके, चलें जी। अब यहाँ पे हम डबल एंट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल जो बेसिक्स हमने डे 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है? अब आपको याद है मैंने चीज़ों को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था, ठीक है? डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर मैंने चीज़ों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। पहले ग्रुप का नाम था एसेट, एक्सपेंसेस एंड परचेजेस, ठीक है? इसके अंदर 3 चीज़ें आती थी: एसेट्स, तमाम एसेट्स, नॉन करंट भी करंट भी; एक्सपेंसेस, तमाम खर्चे आ जाते थे; और परचेजेस आती थी, ठीक है? ये डेबिट पे जाके इंक्रीज होती थी, ठीक है? और क्रेडिट पे ये चीज़ डिक्रीज होती थी। ओके। अब ग्रुप 2 के अंदर मैंने थोड़ी ऑपोजिट चीज़ें लिखी थी। उसमें लाइबिलिटी आ जाती है, कैपिटल आ जाता है, या सेल या किसी भी टाइप की इनकम आ जाती है, ठीक है? इनका जो ट्रीटमेंट था वो ग्रुप 1 से बिल्कुल अपोजिट है। इस पे हम डेबिट पे डिक्रीज करते थे और क्रेडिट पे इंक्रीज करते थे। आपको याद है कैपिटल में भी हम ऐसे ही करते हैं, लाइबिलिटी में भी ऐसी। ओपनिंग बैलेंसेस इनके क्रेडिट साइड पे रखते हैं क्योंकि इनका इंक्रीज जो है वो क्रेडिट पे आता है। ओके, ठीक है। अब फिर इनकी डेफिनेशंस पे हम लोग आए थे, ठीक है? डेफिनेशंस में एक दफ़ा फिर से मैं इनको सबको रिपीट करता हूँ। एसेट्स की डेफिनेशन, तब सब की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो एसेट की क्या डेफिनेशन है? एनी आइटम और रिसोर्स कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द एंटिटी फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी इनफ्लोड ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। जनरेटेड कह लें, इनफ्लोड कह लें, एक ही बात है, ठीक है? तो ऐसा कोई भी आइटम या फिर रिसोर्स, जो कि 2 चीज़ें उसमें, एक कंट्रोलेबिलिटी भी उसकी कंपनी के पास है और ओनरशिप भी उसकी कंपनी के पास है। अगर कोई रेंट अ कार है, हायर अ कार है, तो उसकी कंट्रोलेबिलिटी तो चले कुछ हद तक है एक बिजनेस के पास, ठीक है? लेकिन ओनरशिप तो उसकी रेंट अ कार वाली कंपनी के पास ही है ना, हमारे पास तो नहीं है। तो इस केस में हमारा एसेट नहीं बन सकता, ठीक है? जस्ट मैं आपको बाइफरकेट यहाँ पे कर रहा हूँ। कंट्रोलेबिलिटी और ओनरशिप दोनों चीज़ें कंपनी के पास होनी चाहिए। बाय द एंटिटी फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स का क्या मतलब है? मनी, प्रॉफिट, किसी भी चीज़ की इनकम, ठीक है? ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स को हम कहते हैं। विल बी इन फ्लो ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। हर एक एसेट की, स्पेशली नॉन करंट एसेट्स की, एक यूजफुल लाइफ होगी। गाड़ी की हो सकती है, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, तमाम चीज़ें। तो इन सब की यूजफुल लाइफ होती है, इसके ऊपर हम लोगों ने इस पर डेप्रिसिएट करना होता है।
इनको, ठीक है। वैन, बिल्डिंग, मशीनरी, कार, प्लांट इक्विपमेंट, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। करंट एसेट्स में क्या आते हैं जी, रिसीवेबल्स आ जाते हैं, इन्वेंट्री आ जाती है, या अभी फाइनल अकाउंट्स वाला भी टॉपिक आएगा, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस हमने डिस्कस किए थे। एक्सपेंसेस में क्या होता है, एनी मनी स्पेंट आउट ऑन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और रिपेयर्स, ठीक ठीक है। अगर कोई रिपेयर्स होगी कंपनी के अंदर, कोई चीज़ टूट गई है, कोई चीज़ फिक्स करवानी है, ठीक है, उसमें भी एक्सपेंसेस आ जाते हैं। और नॉर्मल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के दौरान भी जो एक्सपेंसेस आते हैं वो खर्चे ही ट्रीट होते हैं, ठीक है। जैसे कि सेलिंग कॉस्ट हो गई, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होगी, एडमिन कॉस्ट, बिजली के बिल, गैस के बिल, ठीक है। इस तरह की तमाम चीज़ें एक्सपेंसेस के अंदर आ जाती हैं। ओके, ये भी तमाम चीज़ें हम ग्रुप वन वाली ही पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये ग्रुप वन की हैं। एक सेकंड, एसेट, एक्सपेंसेस, परचेजेस, ये तीनों ग्रुप वन की हैं, ठीक है। परचेजेस में क्या है जी, एनी रॉ मटेरियल्स बॉट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और रिटेल। रिटेल जो होती है वो इन्वेंट्री ट्रीट होती है, ठीक है। और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो भी हम रॉ मटेरियल्स लेंगे, इस तरह की चीज़ें, गुड्स बाय करेंगे, रॉ मटेरियल्स ले लें या गुड्स ले लें, कुछ भी ले लें, ये परचेजेस के अंदर ट्रीट होंगे। ओके। फिर लाइबिलिटी था। लाइबिलिटी क्या है जी, कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये अब ग्रुप टू की आइटम्स यहाँ से शुरू हो गई हैं, ठीक है। लाइबिलिटी क्या होती है, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, हमारे ऊपर एक अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉमिस फुलफिल करने की, प्रेजेंट अभी, ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग ड्यू टू पास्ट इवेंट, किसी पास्ट इवेंट की वजह से ये ऑब्लिगेशन अराइज हुई होगी, फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर लाइकली टू बी आउटफ्लोड। एसेट में चीज़ इनफ्लो होती थी, जनरेट होती थी, लाइबिलिटी में आउटफ्लो हो रहे हैं, ठीक है, बाहर जा रहे हैं पैसे, ठीक है। तो कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन जो अभी अराइज हुई है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से, मतलब कि किसी पास्ट इवेंट की वजह से ये आई होगी, इसकी वजह से हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स को आउटफ्लो करेंगे, मनी या प्रॉफिट बाहर जाएंगे बिजनेस में से, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में बैंक लोन आ जाता है, ओवरड्राफ्ट, पेबल्स, ये तमाम चीज़ें लाइबिलिटी में आ जाती हैं। और अगेन इनको भी करंट नॉन करंट दोनों में क्लासीफाई किया जाता है। नॉन करंट वो होती हैं जो मोर देन 12 मंथ्स, करंट वो होती हैं जो लेस देन 12 मंथ्स। ओके, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? आप लोग फॉलो करें, क्लियर है जी यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। ओके। अब कैपिटल। कैपिटल मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो भी इन्वेस्टमेंट ओनर करेगा वो कैपिटल के अंदर आएगी। एक सेकंड। ओके। तो कैपिटल क्या थी, कोई भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर, उसको हम कैपिटल कहते हैं। ये भी क्रेडिट पे इंक्रीज करती है, डेबिट पे डिक्रीज करती है, ये भी ग्रुप टू की ही आइटम है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि किस तरह सीक्वेंस हमारा चलता है, ठीक है, तमाम चीज़ों का जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। सबसे पहली, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हमने रिकॉर्ड करना होता है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री टोटल 7 टाइप्स की होती हैं, 7 तरह की होती हैं। और इसमें सेल्स डे बुक आती है, सेल्स रिटर्न आती है, ये मैंने सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न, कैश बुक, पेटी कैश बुक और जर्नल, ठीक है। तो सेल्स डे बुक और सेल रिटर्न में क्रेडिट सेल के जो भी रिटर्न और सेल है वो आ जाएंगी। परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न में जो क्रेडिट चीज़ें होती हैं ना वो इसमें आती हैं, जो कैश बेसिस पे हुई हैं वो कैश बुक में आएंगी। ठीक है? फिर उसके बाद हम इसकी डबल एंट्रीज क्रिएट करते हैं, इन्हीं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से डेटा उठा के। उसके बाद ये बात फिर टी अकाउंट्स पे आ जाती है, ठीक है। डबल एंट्री से डेबिट क्रेडिट हम करते हैं, फिर इसको टी अकाउंट्स में शिफ्ट कर देते हैं। टी अकाउंट्स का जो बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस में हम ले जाते हैं, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस से हमारी फाइनली जो बैलेंसेज हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चले जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट टाइप की हैं, प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लोज, ठीक है, जो कि डिटेल में आप अगले पेपर्स के अंदर पढ़ेंगे। ओके। फिर ये मैंने एग्जांपल करवाई थी, ये भी बहुत सिंपल है। आपने ग्रुप वन की ही आइटम्स ग्रुप वन में ट्रीट करनी है, डेबिट पे इंक्रीज, क्रेडिट पे डिक्रीज। और ग्रुप टू में क्रेडिट पे इंक्रीज है, डेबिट पे डिक्रीज है। इसके अभी हम बीबीपी किट से भी सवाल करेंगे, क्योंकि वो भी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बीबीपी किट से ही इंशाल्लाह क्रैश कोर्स में कवर होंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी एग्जांपल है, इसको बीबीपी किट से ही हम देखेंगे क्वेश्चंस। ओके, ठीक है जी। पहले ऐसा करते हैं, सारे टॉपिक्स कर लेते हैं ना, फिर उसके क्वेश्चंस आखिर पे रख लेंगे। ओके, ठीक है। तो ये तो बेसिक डबल एंट्री थी। अब नेक्स्ट मैं ज़रा खोल लेता हूँ यहाँ पे, मैं आपको स्क्रीन मैं शेयर करता हूँ फिर से। अभी हम ऐसा करते हैं, सस्पेंस अकाउंट वाला कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट।
ओके जी, स्क्रीन शेयर मैंने किया, आपको नज़र आ रही है स्क्रीन? ओके ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर था वो था ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स का। ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट भी इसमें आता था। तो सबसे पहले तो इसमें ट्रायल बैलेंस की हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक समरी क्रिएट होती है बैलेंसेस की तमाम, जो भी हमने सीक्वेंस में ऊपर पढ़ा है। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि तमाम डेबिट और क्रेडिट नेचर के आइटम्स हम साइमल्टेनियसली लिख रहे होते हैं, और उन दोनों का टोटल जो है वो सेम आने चाहिए। ठीक है, फिर ही कंफर्म होगा कि हमारी तमाम एंट्रीज सही एडजस्ट हुई हैं। अब ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बताया था एक एरर चेकिंग डिवाइस है। इसका मकसद क्या है कि एरर चेक करता है, बैलेंसेस फिल्टर करते हैं, राइट? ये मैंने आपको इसका मेन पर्पस बताया था। उसके बाद हम एरर्स पे आ गए थे, एरर्स के बाद हम सस्पेंस अकाउंट पे जाते हैं। एरर्स दो टाइप के थे। ठीक है जी, एरर्स हमारे दो टाइप के थे। पहले थे हमारे एरर्स विच आर आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस, ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ट्रायल बैलेंस ढूंढ चुके हैं एरर्स को। ठीक है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? डिफरेंट टाइप के एरर्स थे। ठीक है, पहला था हमारा एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का क्या मतलब है? कि हमने एक डेबिट पे एंट्री कर दी है, लेकिन क्रेडिट पे एंट्री उसकी की ही नहीं है। ठीक है, ओमिट हमने किया है लेकिन पार्शियली ओमिट किया है। पार्शियली ओमिट का क्या मतलब? कि आधा भूल गए हम, आधी एंट्री हमने कर दी है, आधा हम भूल गए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डेबिट और क्रेडिट अनइक्वल आ जाएंगे। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट अनइक्वल आ जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई इनको कर लेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट अनइक्वल है ना, तो इस वजह से आइडेंटिफाई कर लेगा वो। सेकंड था हमारा ओरिजिनल एंट्री एरर्स। ओरिजिनल एंट्री एरर्स था कि हमने डेबिट क्रेडिट पे सही चीज़ लिखी है, बट एंट्री जो है वो दोनों की गलत लिख दी है, नंबर्स में गलती आ गई है। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट हमारा सही हुआ है, लेकिन नंबर्स में हमने यहाँ गलती कर दी है। तो इस वजह से क्या होगा? ओरिजिनल एंट्री हमारी रिकॉर्ड नहीं होगी, और डेबिट और क्रेडिट पे फर्क आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, एक सेकेंड, 1 सेकेंड। अच्छा जी, एरर्स ऑफ ट्रांसपोजिशन हमने डिस्कस किया था। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि जी, मैंने डेबिट पे 56 लिख दिया, और क्रेडिट पे गलती से 65 लिख दिया। हमने नंबर पिकिंग में गलती कर दी है, उनका सीक्वेंस जो है वो चेंज कर दिया है। ये एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन में होता था। ठीक है, तो जो आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस उसमें बहुत कम है, सिर्फ दो तीन ही है। सही है, मेन जो एरर्स आते हैं वो कैटेगरी 2 के अंदर आते हैं, एरर्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जिनके अंदर डेबिट और क्रेडिट स्टिल इक्वल आ रहे होते हैं, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे अंधा हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि हम कहाँ से बैलेंस की गलती आ रही है, कहाँ से जा रही है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला जो पहले दो थे वो मैं आपको इकट्ठे ही समझाऊंगा। पहला था इसके अंदर एरर ऑफ कमीशन। ठीक है जी, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ कमीशन आपको याद है, इसमें क्या होता था? दो वर्ड्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए थे, ये देखें यहाँ पे। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता था जी? कि अकाउंट नेम तो गलत होता था, गलत अकाउंट में हमने एंट्री कर दिया। ठीक है, लेकिन दोनों की नेचर जो है वो सेम होती थी। ठीक है, जैसे कि मोटर एक्सपेंस गलती से टेलीफोन एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स गलती से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में ऐड हो गई हैं। सही है, लाइबिलिटी जो है वो गलती से किस में रिकॉर्ड हो गई है? बैंक लोन में रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, तो नेचर तो दोनों की सेम है। पेबल्स जो है वो लोन में रिकॉर्ड हो गए हैं। ठीक है, तो नेचर सेम है, अकाउंट नेम रॉन्ग है। ये एरर ऑफ कमीशन है। ठीक है, जबकि एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है? कि हमारा अकाउंट नेम रॉन्ग है यहाँ पे, और नेचर भी रॉन्ग है। ठीक है, नेचर जो है दोनों की गलत है। ओके, इसका क्या मतलब है? कि हमने एक कंप्यूटर जो कि नॉन करंट एसेट है फॉर एग्जांपल, वो हमने किस में रिकॉर्ड कर दिया? स्टेशनरी एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, एक गाड़ी हमने लिया, न्यू कार लिया, उसको हमने मोटर एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। मोटर एक्सपेंस तो एक्सपेंस अकाउंट है ना, और कार तो नॉन करंट एसेट अकाउंट है। दोनों चीज़ें ऑपोजिट हैं। तो इसका मतलब यहाँ अकाउंट नेम तो रॉन्ग है ही है, नेचर भी साथ गलत है दोनों की। ओके, सही है जी, समझ आ रही है यहाँ तक? फॉलो करें आप लोग। ओके, ठीक है, सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं।
तो एरर ऑफ कमीशन और प्रिंसिपल दोनों ऐसे एरर्स हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस स्टिल इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो गलती नहीं पकड़ सकेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब है कि ना हमने डेबिट किया ना हमने क्रेडिट किया, तो अकाउंटिंग सिस्टम में उस डबल एंट्री का कोई नामो निशान आया ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से स्टिल डेबिट क्रेडिट बैलेंस कर जाएंगे यहाँ पे। फिर कॉम्पनसेटिंग एरर्स, ये भी मैंने आपको समझाया था। जैसे एक एंट्री हमने की एक दिन पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमने किया जी डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स हमारी हुई थी, ठीक है, उधार पे सेल। तो डेबिट रिसीवेबल किया, क्रेडिट सेल्स। डेबिट रिसीवेबल हमने किया 10,000 से, ठीक है, जबकि क्रेडिट सेल हमने कर दिया 11,000 से, ठीक है। तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, राइट, ऐसे ही है। अब इसका क्या मतलब है कि हमने 2-3 महीने बाद जब इसी एरर को फिर से रिविजिट किया, तो कोई और हमने एंट्री करनी थी, हो सकता है मोटर एक्सपेंसेस की, ठीक है, डेबिट मोटर एक्सपेंस, ठीक है। और कैश से हमने पे किया तो क्रेडिट कैश, ये एंट्री करनी थी। कैश हमारी क्रेडिट कितने से हुई, 500 से, ठीक है। लेकिन डेबिट मोटर एक्सपेंस मैंने कितने से कर दिया, 1500 से, ठीक है। तो यहाँ भी गलती होगी, गलती तो यहाँ पे भी है, लेकिन इसने एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दिया है। ये जो क्रेडिट पे 1,000 हमने लिखा था इंक्रीज के लिए, इस डेबिट पे 1,000 के इंक्रीज ने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब दोनों की जो हमारी टोटल्स हैं वो एक तरह से सेम आएंगे ट्रायल बैलेंस में। तो ये था हमारा कॉम्पनसेटिंग एरर। एक एरर ने दूसरे एरर को कट ऑफ कर दिया, कैंसिल कर दिया, ओके। फिर एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में क्या था कि अगेन ऊपर वाली बात है ये, वो ओरिजिनल एंट्री एरर से ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ठीक है। इसमें भी आई थिंक ये था कि हमने डेबिट क्रेडिट तो सही किया, ठीक है, सॉरी डेबिट क्रेडिट उल्टा कर दिया, लेकिन नंबर्स हमारे सेम है, ठीक है। जैसे हमने किया ये डेबिट कैश कर दिया, क्रेडिट हमने कार कर दिया, जबकि कार एक्चुअली ली थी हमने कैश से, तो एंट्री जो है उल्टी कर दी है, लेकिन नंबर्स दोनों के सेम है। तो डेबिट क्रेडिट पे बिल्कुल सही हुआ होगा, ठीक है। ये है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर है एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। कंप्लीटली रिवर्स हमने कर दिया, उसमें भी एक तरह से यही हमारी एग्जांपल आ जाएगी। एक एंट्री हमने की लेकिन उसको कंप्लीट रिवर्स कर दिया, लेकिन डेबिट क्रेडिट पे हमारी अमाउंट्स बिल्कुल सही एंटर हुई हैं, ओके। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अगेन इसके क्वेश्चंस हम कहाँ से करेंगे, बीपीपी किट से। अभी उस पर जा रहे हैं हम थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद आ गया था हमारा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी कोई गलती जो कि ट्रायल बैलेंस में आइडेंटिफाई हुई हो, पहले देखें फंडामेंटल इसका रूल क्या है कि ये इसके अंदर आनी चाहिए, इस कैटेगरी के अंदर, नंबर 1 के अंदर आनी चाहिए। कि वो गलती ट्रायल बैलेंस ने आइडेंटिफाई कर ली हो, क्योंकि वो करेगा आइडेंटिफाई तभी तो हमें पता चलेगा कि गलती हुई है, राइट। और वो गलती हमसे फाइंड आउट ना हो रही हो, हमें पता ना चल रहा हो कहाँ पे हुई है और किस तरह हुई है, ठीक है, उसके वेयर अबाउट्स हमें पता ना चल रहे हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। लेकिन इसका जनरल रूल क्या है कि सस्पेंस अकाउंट सिर्फ तब ही बनता है जब डेबिट और क्रेडिट पे डिफरेंस आ रहा होता है। अगर डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल है फिर तो सस्पेंस की जरूरत ही नहीं है। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है इसके अंदर, ठीक है। तो जनरल रूल क्या है, सस्पेंस अकाउंट विल ओनली बी क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। डेबिट और क्रेडिट पे डिफरेंस है, लॉजिक, ओके। व्हेन करेक्टिंग सस्पेंस अकाउंट वी मेक ऑपोजिट एंट्री टू फिनिश द सस्पेंस अकाउंट। जब हमने इसको करेक्ट करना होता है तब हम सस्पेंस को अलग दूसरी साइड पे, अगर क्रेडिट पे आ रहे हैं तो डेबिट कर देते हैं, ऑपोजिट साइड पे हम इसकी एंट्री कर देते हैं। ये सिर्फ सस्पेंस अकाउंट तक बात महदूद नहीं है, हर अकाउंट पे ये चलती है, राइट। अगर एक्सपेंस में हमने कोई गलत एंट्री कर दी है, उसको